आपके लिए लाया है सुनहरा मौका। जो लोग स्वराज द्वीप यानी कि हैवलॉक आइलैंड में बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए लाया है 12 प्लॉट। यहां प्लॉट हैवलॉक आइलैंड के मार्केट से मात्र 2 किलोमीटर में है और एनएच पर है। अगर आप टूरिज्म से जुड़े किसी भी तरह के बिजनेस करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। यह ज़मीन हैवलॉक के श्यामनगर गाँव में स्थित है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9933254242। नमस्कार दोस्तों, अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं बॉबी। आज हमारे साथ में विपुल दशमना सर है जो कि अंडमान निकोबार में चीफ सर्वेयर रह चुके हैं, एक्स चीफ सर्वेयर है। इनसे हम बात करेंगे आज अंडमान निकोबार में हो रही मेरीन से, क्योंकि एक मेरीन कंसल्टेंट भी है सर। तो वैसे में मेरीन में क्या क्या दिक्कतें वहाँ पे हो रही है और खास करके सर जो है वहाँ पे रह चुके हैं, तो वैसे में वहाँ के मेरीन में खास करके क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे ताकि जो है आप लोगों को इनके माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से आपको मालूम हो सके कि वहाँ पे क्या क्या खामियां दिखाई दे रही है। तो सर सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया देहरादून में, वो भी आप हमें घर पे बुला के मौका दिया है वहाँ के जो समस्या है यहाँ पे उठा सके। तो वैसे में आप बताइए सर, आप अंडमान निकोबार में रह चुके हैं और चीफ सर्वेयर भी रह चुके हैं, तो वैसे में वहाँ पे क्या क्या कमियाँ दिखाई देती हैं? देखिए बॉबी जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का धन्यवाद करूंगा कि आप ऑल द वे अंडमान निकोबार से देहरादून आए और मेरे विचार जानने के लिए। मैं शुरुआत करता हूं 1985 या 86 की, जब मैं पहली बार अंडमान निकोबार गया था और एक ख़ास मिशन था और उस दौरान जो है मुझे अंडमान निकोबार को समझने का काफ़ी मौका मिला। उसके बाद जब मुझे मौका मिला कि मैं अंडमान निकोबार का चीफ इनलैंड वेसल सर्वेयर के रूप में नियुक्त हुआ 1 साल के लिए, और मेरा मुख्य काम वहाँ ये था कि जो हमारा इनलैंड वेसल एक्ट 2021 है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, जिससे जनता का फ़ायदा हो। देखिए बाबू जी, कानून जनता के भले के लिए होता है, लेकिन जनता को भी ये भी समझना है कि उनको कानून फॉलो करें जिससे वो प्रोसेस आसान हो जाए। अच्छा, कोई भी चीज़, नई चीज़ जब इंट्रोड्यूस होती है तो उसमें क्या है कि उसमें विरोध भी ज़्यादा होता है। अभी तक अंडमान निकोबार आइलैंड्स में अंडमान निकोबार आइलैंड्स इनलैंड वेसल रूल्स 2016 चलते थे, जो एक बहुत बढ़िया एफर्ट था उस समय, और जिसमें वाटर स्पोर्ट्स भी सम्मिलित था जी। अब यहाँ देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है भारतवर्ष के लिए, एंड स्पेसिफिकली मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट जो है उसको बहुत अहम मानते हैं, और दशकों से और आज की डेट में उसका महत्व बहुत बड़ा है। व्यापार के संबंधित, हमारी आंतरिक सुरक्षा के संबंधित, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के संबंधित। और मज़े की बात यह है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है वो एक मिनी इंडिया है। वहाँ पर सब पहले तो बसाए गए थे, और जो बसने वाले में वो भूतपूर्व सैनिक थे, पंजाब से थे, उत्तर प्रदेश से थे और अन्य जगहों से थे, जिन्होंने जो मुख्य भूमि से कैम्बल बे तक इतनी दूर अपने इन्वायरमेंट को छोड़कर एक अलग इन्वायरमेंट में जाकर उन्होंने जो अपना योगदान दिया, उनकी वजह से जो है आज की डेट में वो अंडमान निकोबार फला फूला। मुझे गर्व इस बात का है कि उत्तराखंड से करीबन 8-9 परिवार एक हिंदुस्तान के एक कोने पे अपना परचम लहरा रहे हैं। मगर सर एक चीज़ आपने कहा कि कैम्बल बे, इसलिए मैं उठा रहा हूँ। कभी भी आप देखते होंगे भारत के बारे में जब बात होती है, कश्मीर टू कन्याकुमारी कहा जाता है, मगर भारत के एक सबसे लास्ट पॉइंट है जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, उसके बारे में कभी चर्चा नहीं होती। उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका सवाल बहुत सही है। इनफैक्ट हम सबको हमारे आइलैंड्स पे गर्व होना चाहिए, और जब भी हम भारत की बात करें तो हम कश्मीर से लेकर कैम्बल बे तक की बात करें, रादर निकोबार की बात करें। तो
उसमें सब चीज़ सम्मिलित हो जाता है। और अब तो लक्षद्वीप भी है। लक्षद्वीप अब क्या है कि देखिए, दो साधन हैं। एक तो लोगों में ये जागरूकता फैलाना कि हमारे अपने ही लोग वहाँ जाके बसे हैं और समृद्धि लाए हैं वहाँ पर। दूसरा, हमें क्या मिलना है वहाँ से, हमें समुद्र से जो उसकी संपदा है, जिसकी आज ज़रूरत है भारत को, वो हमको मिल रहा है। और यही कारण है कि गत सरकारों ने और अब अब की सरकार ने, जितनी भी यूनियन गवर्नमेंट्स आई हैं, वहाँ पर उसको यूनियन टेरिटरी बनाकर वहाँ पर एक मिनी इंडिया को इस्टेब्लिश किया है, जो कि आगे जाके वहाँ की सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को और वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक बड़े लेवल पे लेके आएंगे। अब नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैटर है, जिसमें सक्षम लोग ही बात करेंगे। रही इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की, तो हाल में ये देखने को मिला कि वहाँ पर प्लानिंग हो रही है निकोबार में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की, क्या बोल रहे हैं मुझे? जी, एयरपोर्ट की और अन्य सुविधाएं। ये क्यों? ये इसलिए कि जितना भी विदेश से ट्रांसपोर्ट जितने शिप आते हैं, उस जगह को जब वो अपना टच करेंगे, वहाँ पर अपना कार्गो अनलोड करेंगे और वो कार्गो जो है हमारे अपने जहाज जो है दूसरे आइलैंड्स में और अन्य कंट्रीज़ जो हमारे आसपास हैं, जैसे बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, ये जो है यहाँ तक, मलेशिया है, यहाँ तक हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा व्यापारिक आना जाना समझ और पैसे फायदे भी होंगे। हाँ, तो फ़ायदा किसको होना है? भारत को होगा और अंडमान के लोगों। तो फिर अंडमान निकोबार अलग कहाँ से है? तो इस तरह से जब इकोनॉमिकल, देखिए इंसान एक दूसरे से तब जुड़ता है जब उसको उससे इकोनॉमिकल का फ़ायदा होता है, पैसे का फ़ायदा होता है। वैचारिक चीज़ तो अलग है। वैचारिक तो वो भी था कि जब हम अब यहाँ मेनलैंड से वो कैदी लेके गए थे, कितने कठिन परिस्थितियों में वो हो रहा है, जिसको काला पानी बोलते हैं। आज भी लोग काला पानी के नाम से जानते हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूँ, मैं गर्व से बोलता हूँ कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सर, और दूसरी तरफ से जब हमें मौका मिलता है बोलने को, तो हम ये भी कहते हैं कि अगर आप जो है 47 में आज़ादी आपको मिली है तो हम लोग को 43 में मिली है। बिल्कुल सही बात है। और उस 1943 के स्थल के झंडे के तले खड़े होकर मुझे भी ये गर्व महसूस होता है कि हाँ, अरे मैं भी तो उसका हिस्सा हूँ। अब इशू क्या आता है कि नेशनल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले, क्योंकि समुद्र से घिरा हुआ है, तो सबसे पहले फिशरमैन आते हैं। उसके बाद जो है फिर आपका पुलिस मरीन फोर्स आता है, उसके बाद फिर कोस्ट गार्ड आता है। अब वो फिशरमैन कौन है? हमारे लोग हैं। वो भारी सुरक्षा का एक चक्र है। फिर पुलिस मरीन फोर्स है, वो थोड़ा आंतरिक चक्र है, और दूसरा आंतरिक चक्र जो है कोस्ट गार्ड है। अब मैं ये क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि जब आना जाना ही समुद्र से है, तो गत वर्षों में भारतवर्ष ने एक कानून लाए, पार्लियामेंट में कानून आया जिसको राष्ट्रपति महोदया ने अपनी स्वीकृति दी, इंडियन वेसल एक्ट 2021। इंडियन वेसल एक्ट 2021। मैं एक बार आपको रोकना चाहूँगा और पूछना ये भी चाहेंगे कि ये जो आप लोगों जो चिप सर्वेयर है, उसको 1 साल का वहाँ पे क्यों देते हैं? क्योंकि 1 साल में आदमी को समझने और काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसको बढ़ाया नहीं जा सकता? क्या लग रहा है सर? देखिए, मेरा ये सौभाग्य था कि उम्र के इस पड़ाव में मुझे चीफ सर्वेयर, इनलैंड वेसल चीफ सर्वेयर जो है, मुझे वहाँ नियुक्त किया था एज अ कंसल्टेंट। हुआ ये था कि इसकी अभी परमानेंट पोस्ट बनी नहीं है। जब इनलैंड वेसल एक्ट 2021 का लागू होगा वहाँ पर, तो उसी के हिसाब से वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उसी के हिसाब से मैन पावर होगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस मतलब एक अलग डिपार्टमेंट होगा जहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ इनलैंड वेसल बैठेगा, साथ में उनके चीफ सर्वेयर बैठेंगे, और चीफ सर्वेयर के अधीन जो है सर्वेयर्स होंगे। तो बेसिकली 2 ही अथॉरिटी है इनलैंड वेसल एक्ट में, रजिस्ट्रार और चीफ सर्वेयर। सो ये भी पूछना चाहेंगे सर, ये जो रजिस्ट्रार है अभी वहाँ पे जो डीसी को देके रखा हुआ है, तो ये वाकई में जो 21 का जो एक्ट बना हुआ है उसमें भी क्या डीसी होंगे या कोई और होगा सर? नहीं, ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कानून
निकाला है 2021 में, और उसके रूल्स भी आ गए हैं। तो जैसे कि सर कैंबल में बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रहे हैं और कई सारे मंत्री भी वहाँ पे विजिट किए हैं। हाल ही में जो है प्रेसिडेंट महोदय भी वहाँ पे गए थे। तो ये जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं उसमें रुकावट भी आ रही है। कोई सुनने में आ रहा है कि कुछ एनजीओज उसको प्रोजेक्ट को लाने नहीं दे रहे हैं, ऐसे सुनने में आ रहे हैं। तो वैसे में आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये आने से कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि आप इसी फील्ड से हैं, तो ये आने से लोगों को कितना फ़ायदा होगा? ये अगर रोक रहा है तो उससे क्या नुकसान होंगे? देखो, मैं आपको 1986 फिर लेके जाता हूँ, जब मेरा पहला विजिट था अंडमान निकोबार पे। मैंने वहाँ की डेमोग्राफी देखी, लोगों से बातचीत करी। इस वक्त वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था, क्योंकि जब किसी के घर जा रहे हो तो जानने की उत्सुकता होती है, वो भी कैसे रह रहे हैं, मेन लैंड से, वो काफ़ी उत्तराखंड से पहुंचा हुआ इंसान वहाँ, तो उसके लिए तो अलग एनवायरनमेंट था। जी जी। तो तब की बात अलग थी। अब जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करना शुरू हुए, फिर हमारा ट्राइबल एक्ट आया, जिससे हमारे ट्राइबल्स को क्या नाम है, सुरक्षित रखे। आज की डेट में क्या है, उत्तराखंड में भी आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे ट्राइबल से ही जो है आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स निकले हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको उनके ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट किए हैं वो लोग। उनको प्रशिक्षण दिया गया, उनको स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया। मेरा ये मानना है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हमारे ट्राइबल आइलैंडर्स को का भी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे वो उठ के अपना अनुभव जो है अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाके अपना अनुभव के अनुसार वहाँ का डेवलपमेंट करें। ये कुछ हद तक जो है निकोबारी सर्च कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं फिनिक्स बे में जहाँ रहता था, बगल में वो EHF नहीं, क्या है वो जी, एक संस्था है जी जी, वो EHL उन्हीं का ऑफिस था। और देख के बड़ी खुशी होती थी कि उन्हीं में से लोगों में से जो है वो अपने डॉक्टर निकल रहे हैं, ये कर रहे हैं, है नहीं? तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमें फोकस करना है ट्राइबल्स के ऊपर। मात्र अब ट्राइबल्स का नाम जब लेते हैं ना, तो लोग सोचते हैं कि आज भी वो तीर कमान लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है, गत सरकारों ने, वर्तमान सरकारों ने काफ़ी कुछ किया है, बदलाव है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब भी कोई देश अपनी बाहरी और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करता है, तो दूसरे देशों को खतरा हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज उठने, जिसकी वजह से आज की डेट में चाहे वो एनजीओ हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ नहीं हो, वहाँ पर कुछ विद्वान जिन्होंने अंडमान में पैर नहीं रखा होता, और वो उसके बारे में अपना विश्लेषण देना शुरू कर देते हैं। आप मुझे बताइए, आपके जब कोको आइलैंड जो है जब बर्मा को दे दिया गया, तो आज तो चाइना बैठा है ना वहाँ पर। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मीडिया रिपोर्ट्स बोल रही है। भाई क्यों दे दिया? क्योंकि उस वक्त की सरकार ने जो है सोचा होगा कि वो कुछ फायदा होगा उससे। कल फर्ज कीजिए कि वही चीज़, अभी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो हमें अपनी ज़मीन बचानी है ना, तभी तो जाके इंसान बचेगा। जब ज़मीन ही बनी रहेगी तो ट्राइबल्स कहाँ से रहेंगे? तो कहीं ना कहीं ट्राइबल्स को भी ये सोचना है कि उनके फ़ायदे के लिए ये चीज़ हो रही है। मैं यहाँ वापस उत्तराखंड आने से पहले मैं और मेरी धर्मपत्नी जो है कैंबल बे गए, और मैंने वहाँ एक सिंपल सवाल पूछा कि आप लोग फिशिंग क्यों नहीं करते हैं, क्यों छोड़ी है आपने? बोलते हैं सुनामी से हमें अब इतना डर लग गया कि हम समुद्र में जाना पसंद नहीं करते हैं। हमारे लिए नारियल के पेड़ और कोकोनट का पेड़ ही काफ़ी है, तो वो उस पर संतुष्ट है। सेम संतुष्टि उत्तराखंड में के ट्राइबल्स में भी थी, लेकिन आज हमारे ट्राइबल्स जो है देखो कितना आगे हो गए। उसी तरह वहाँ के ट्राइबल्स को भी, जो ट्राइबल वेलफेयर कमेटी है या जो भी प्रोसेस है गवर्नमेंट का, उनको आगे लाके उनको ये बताना है कि भाई जब ज़मीन रहेगी तभी तो वो रहेंगे। हाँ, असुविधा होती है, उनका डिसलोकेशन तो नहीं बोल सकते, गलत शब्द है वो, उनको पुनर्स्थापित कहीं और करना। लेकिन कोई जंगल से बाहर थोड़ी जा रहे हैं, वो रहे तो अपने एनवायरनमेंट में रहे। कोई आप अंडमान के ट्राइबल्स को आप उत्तराखंड थोड़ी लेके आ रहे हो, वो तो अपने आइलैंड में ही है ना।
तो एक आइलैंड और दूसरे आइलैंड में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, हर चीज़ वैसी ही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है। और दूसरी क्या है कि जो बाहरी ताकतें हैं ना, कुछ तो हमारे हिंदुस्तान में अंदर ही कुछ अंदर वाली आंतरिक बाहरी ताकतें हैं। आंतरिक बाहरी तो मतलब जो अंदर रह के बाहर की बात करते हैं। मैं तो भारतवर्ष की बात करूंगा ना, तो ऐसे लोगों को तो दूर रखना चाहिए। आप ऐसे ऐसे एक्सपर्ट जो है अपनी ओपिनियन ले लेते हैं, ऐसे ऐसे एक्सपर्ट जो है वो साइन करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेज देते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आपको क्यों जलन हो रही है भाई? अगर हम अपनी बाहरी एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत कर रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपको प्रॉब्लम ये हो रही है कहीं आपके ऊपर ना खतरा बन जाए कल। लेकिन यकीन कीजिए, भारतवर्ष की कभी ये पॉलिसी नहीं रही है कि उसने पहले अटैक किया हो किसी के ऊपर। एज ए मिलिट्री मैन, एज ए नेवी मैन, मैं एक दावे के पास होता हूँ, जब जब हम पे हमारे भारतवर्ष पे आक्रमण हुआ है तभी हमने उसका जवाब दिया है। कभी भी भारतवर्ष ने किसी और मुंह तोड़ के जवाब दिया। और कभी भी भारतवर्ष की सेना ने जबरदस्ती कहीं कब्जा करने की कोशिश नहीं की है। हमारी ये प्रवृत्ति नहीं है, तो हम क्यों ना मजबूत करें अपने आप को। हाँ, ये चीज़ क्या है, एक स्ट्रैटेजी होती है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, IEC जिसका मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी इस पर भी एक्सपर्टीज है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन में, कि किस तरह से आप लोगों के बीच जाके उनको समझाएं कि ये जो हो रहा है वो हमारे लिए ही हो, हमारे वर्चस्व के लिए हो रहा है, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए हो रहा है। हाँ, अब क्यों, अब भारी समस्याएं कितनी हैं, दुनिया भर के पोचर्स जो हैं आने शुरू हो जाते हैं, तो कोई ना कोई तो हमारे अंदर कोई उनका घुसपैठिया होगा उस आइलैंड में या कहीं जो कि कहने में मदद कर रहा है। बिना किसी घुसपैठिए की मदद के कोई कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता ना। तो हमें अपनी नेशनल इंटेलिजेंस स्पेशली द्वीप समूह के लिए और सुदृढ़ करनी है, जिससे हमें पल पल का खबर रहे कि कौन क्या कर रहा है। और वो हमारे बीच में, हमारा मतलब आइलैंडर्स, मैं भी अपने को आइलैंडर मानता हूँ, हमारे बीच का ही इंसान है। तो जब हम सजग रहेंगे, हम कॉशियस रहेंगे कि ऐसा हो रहा है, तो क्यों बाहर से कोई जाएगा? अभी हाल में मेरे आने के बाद मैंने वहाँ अखबारों में पढ़ा था, वहाँ का एक सरकारी अखबार निकलता है डेली टेलीग्राम, जो कि ऑनलाइन है, बहुत अच्छा एफर्ट है। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि कुछ रोहिंग्या जो है नील आइलैंड में आ गए। अब वो बिना किसी आंतरिक मदद के तो नहीं आ सकते ना। सबसे पहले उसको हम ही लोग डाले थे सर। आपको बहुत बहुत बधाई। तब तो मुझे आपके चैनल का कोई अंदाजा था नहीं, तो आपने डाला तो अच्छी बात है। लेकिन कोई तो रहा होगा अंदर भेदी लोग अगर अंदर आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं नेवी की भी कमियां दिखाई देती। देखिए, सिविलियन डिफेंस फोर्सेस का एक अलग रोल है एंड आर्म फोर्सेस का अलग रोल है। आर्म फोर्सेस का रोल जो है बहुत व्यापक है, वो दिखता नहीं है आम आदमी को, लेकिन उस पे अंदर क्या क्या चीजें चल रही होती है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ हो जाएगा। मैं जानता हूँ क्या चल रहा है, लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन मैं केवल इतना जानता हूँ, जिस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी BSF होती है, उसके बाद फिर और चीज़ें होती है, उसी तरह से वहाँ पर पहले मछुआरे हुए, फिर पुलिस मरीन फोर्स हुआ, फिर कोस्ट गार्ड हुआ। उसके तत्पश्चात देखो, वो आर्म्स एंड एम्युनिशन नहीं लेके आ रहे हैं। अगर आर्म्स एंड एम्युनिशन लेके आ रहे हैं कोई, तो वो डायरेक्ट हमला है हमारे ऊपर। वहाँ पर मिलिट्री का रोल होता है, वहाँ पर आर्मी नेवी एयरफोर्स का रोल वहाँ होता है। लेकिन जब तक वो पोचिंग के लिए आ रहे हैं तो उसका आर्म फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं है, वो उसका तो पुलिस मरीन फोर्स तक का ही मामला खत्म हो जाता है। हाँ, अगर कुछ और शक होता है कि वो कुछ ड्रग्स लेके आ रहे हैं या कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं, तब कोस्ट गार्ड इंटरसेप्ट करता है। कोस्ट गार्ड बेसिकली उनको सपोर्ट करने के लिए है। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी का कोऑर्डिनेशन जो है वो सिविल में, मिलिट्री में नहीं, मिलिट्री में तो फर्स्ट क्लास होता है, सिविल में बहुत जरूरी है। और जब हम वहीं के बच्चों को जब ट्रेन करेंगे और वही कल पुलिस मरीन फोर्स में जवान और अफसर नियुक्त होंगे, कल वही फिशरमैन डीप सी फिशिंग करेंगे,
ठीक है, तो आइलैंड के लिए कल वही फायदा है और कोस्ट गार्ड में होंगे तो आइलैंड के लिए तो फायदा है। कौन चाहता है कि उसकी संपत्ति जो है कोई और लेकर चले जाए? आपके म्यांमार से इतने पोचर्स आते हैं, कितने आते हैं पोचर्स, पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उनको रास्ते मालूम है। और दूसरा ये है कि क्योंकि आइलैंड में तकरीबन आसपास के देशों से काफ़ी लोग आ रखे हैं, तो एक नज़र भी बनानी होती है। अब फर्ज कीजिए कि अगर मैं घूमते घामते उत्तराखंड से वहाँ चले आता, एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं और मेरी वाइफ कैम्बल बे जो है नालंदा जहाज में गए। जैसे ही हम गैंगवे से उतरे, तुरंत जो है पुलिस ने हमारे पास आई, बोला आप अपना टिकट दिखाइए, फिर आप अपना आधार कार्ड दिखाइए। मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, आपसे आखिर में ये पूछना चाहेंगे कि द्वीप समूह के लोगों को ये जो मेरीन एक्ट है, नए जो एक्ट आए हुए है, उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, वो आप बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। दूसरा क्या है कि उसके तहत रजिस्ट्रार ऑफ इनलैंड वेसल एक मरीन सेक्टर से ही होगा जो कानून को अच्छी तरह समझता है और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आसान हो जाएगा। उनके साथ जब चीफ सर्वेयर इनलैंड वेसल बैठेंगे तो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो उसी ऑफिस के तहत वो हो जाएगा, और सर्वेयर जो है अपना फील्ड पे काम करके आएगा। तो इन तीनों में जो सामंजस्य होगा उससे आम जनता को फायदा ये है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, 5 साल के लिए सर्टिफिकेट ऑफ सर्वे ऑन दी बेसिस उस पे कि हर साल सर्वेयर जो है अपनी रिपोर्ट देगा चीफ सर्वेयर को, और उस पे चीफ सर्वेयर जो है हर साल उस पे ठप्पा लगाएगा और उसके बाद 2023 से 24 तक का आप इसको एक साल का इसका रजिस्ट्रेशन, मतलब इसका पुख्ता है रजिस्ट्रेशन वन टाइम हो गया। तो ये जब होगा तो जिस इंसान का मान लीजिए आपकी वोट है और उसके लिए आपको 10 जगह चक्कर नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। जो प्रेजेंट सिस्टम है वो एक्चुअली वो अपनी सहूलियत के लिए लंबी प्रोसेस है, वो अपनी सहूलियत के लिए बनाया गया था उस वक्त जी, जो अब बदलना चाहिए, वक्त के साथ में बदलना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहली बार मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो है ये चीज़ मेंशन करी है, और कांग्रेस पार्टी का तो कोई समर्थन, कोई संकल्प पत्र था ही नहीं, फिर भी चुनाव पे उतरे। नहीं, वो अलग इशू है। देखो, पॉलिटिक्स अलग इशू है। मेरा कहने के मतलब कि जो रूल्स बने हैं वो जनता की भलाई के लिए है, ना कि जनता को परेशान करने के लिए। और इंडियन वेसल रूल्स जो एक्ट 2021 और रूल्स 2022 एंड 23 टोटली डिजिटाइज्ड है, ऑनलाइन है, आपको ऑफिस के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले जन जागरण करना बहुत जरूरी है। लोगों को जो स्टेक होल्डर्स हैं, चलाने वाले हैं, उनको ये समझाना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मरीन कंसल्टेंट का होना जरूरी है, जो उन्हीं में से हो, जो बताए कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो जिससे उनको भी विश्वास आए कि भारत सरकार ने अगर कोई चीज़ पारित की है, कोई एक्ट लाए हैं, तो वो लोगों के फायदे के लिए है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये चीज़ तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए एक बून है, एक क्या नाम है, एक ऑफिस के चक्कर काटने की कम हो जाएंगे। ये कैसे थे? देखो, रेड टेपिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन गलत फॉर्म भरा तो आप चीफ सर्वेयर के स्टाफ को तो दोष नहीं देंगे ना, नहीं देंगे, लेकिन उसको बताना तो है ना पहले कि आपको ऐसे भरना है, ऐसे करना है। उसके लिए एक मरीन कंसल्टेंट की जरूरत है जो इस टेक्निकल और लीगल इश्यूज के बारे में जानता है। तो थैंक यू सर, आप हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और खासकर के सर से हमने बात की है, और आने वाले जो 21 एक्ट्स आए हुए हैं उसके बारे में सर ने काफ़ी विस्तार से बताए। और सर का मांग ये भी है, जैसा जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख के निकलते हैं अंडमान निकोबार से, उनको जो है मौका दे और उनको ट्रेनिंग दे, ताकि जो है वहाँ के बच्चे वहाँ पे सर्वेयर बने, चीफ सर्वेयर बने, और कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार के लोगों को और वहाँ के बच्चों को एक मौका मिल सके। तो बने रहे हमारे साथ में इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए, और तमाम इसी तरह के अपडेट हम लाते रहेंगे आपके बीच में। धन्यवाद।
से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।